भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 380, 312, 60 या 51? अनुच्छेद 51 में देश की विदेश नीति से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, दूसरे देशों से मधुर संबंध बनाने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों के अनुसार व्यवहार करने की बात की गई है। क्या आपको पता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? मिथकों के अनुसार ये मस्जिद केवल 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई थी, मगर इस मस्जिद को बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में शुरू किया गया और ये 1199 में बनकर पूरी हुई। सूफी संतों के अनुसार इसका नाम मनुष्य के धरती पर बिताए गए छोटे से जीवन को बताता है। क्या आपको पता है कि ऐबक किस राजा का गुलाम जनरल था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के मौसम विभाग के साथ मिलकर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्था ESSO का पूरा नाम है। ऑप्शन 1 अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 अर्थ सिक्योर साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 अर्थ साइंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 अर्थ सिक्योर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ESSO भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसको 2007 में बनाया गया था। इसका पूरा नाम अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत मौसम विभाग और IITM पुणे जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ESSO इन ऑर्गेनाइजेशंस को समय समय पर दिशा निर्देश और सहायता देता रहता है। क्या आपको पता है कि भारत के मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा निम्न में से किसने शुरू की? बाबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अकबर ने या हुमायूं ने? ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन की कागज़ की मुद्राओं से प्रभावित होकर चमड़े की मुद्रा को चालू किया था, लेकिन ये एक असफल प्रयोग रहा क्योंकि लोगों ने चमड़े की नकली मुद्राएं बनानी चालू कर दी। तुगलक के अलावा एक दिन के सुल्तान निजामुद्दीन ने भी चमड़े की मुद्रा चलाने का आदेश दिया। क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे प्रसिद्ध तुगलकी फरमान क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अमेज़न के जंगल उदाहरण हैं। ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन 3 भूमध्य सागरीय वनस्पति, ऑप्शन 4 शंकुधारी वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। इन इलाकों में सूखा मौसम कभी नहीं होता और हर महीने औसतन 60 मिलीमीटर बारिश होती है। 60% अमेज़न जंगल ब्राज़ील में स्थित हैं। इसके बाद 13% जंगल पेरू और 10% कोलंबिया में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगल और किन किन देशों में मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। बुद्ध, महावीर, भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, इन महापुरुषों का कौन सा कालक्रम सही है? पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व, महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और भद्रबाहु का जन्म 367 ईसा पूर्व हुआ था। वैसे इन महापुरुषों के जन्म के वर्ष को लेकर काफ़ी मतभेद भी हैं। क्या आपको पता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? अनुच्छेद 2 से संसद को ये शक्ति मिलती है कि वो भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकता है या उनकी स्थापना भी कर सकता है। इससे अलग अनुच्छेद 3 के माध्यम से
संसद भारत में पहले से मौजूद राज्यों को बना या उनमें परिवर्तन कर सकती है। क्या आपको पता है कि अनुच्छेद 1 में क्या बातें हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में, 1585 में, 1580 में या 1570 में? तालिकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के गुटों के बीच हुई थी। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। इस युद्ध की हार जीत के कारणों को लेकर अनेक मतभेद हैं और इन कारणों को लेकर आज भी दक्षिण भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम डिबेट चल रही है। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। व्यापार हवाएं, पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाएं किसका उदाहरण हैं? ऑप्शन 1 स्थायी हवा, ऑप्शन 2 मौसमी हवा, ऑप्शन 3 क्षेत्रीय हवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हवाओं को स्थायी हवा, मौसमी हवा और क्षेत्रीय हवा के 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न में दी गई तीनों हवाएं स्थायी हवाओं की श्रेणी में आती हैं। मौसमी हवा का सबसे अच्छा उदाहरण मानसून और क्षेत्रीय हवाओं का लू है। क्या आपको पता है कि व्यापार हवाओं का नाम व्यापार पर क्यों पड़ा? कमेंट बॉक्स में बताएं। विष्णु निम्न में से किस समुदाय के द्वारा पूजे जाते थे? पशुपत समुदाय, तांत्रिक समुदाय, भागवत समुदाय, नैननार समुदाय। हिंदू धर्म में मुख्य 3 संप्रदाय आते हैं: शैव, वैष्णव और शाक्त। ये संप्रदाय अनेक संप्रदायों से मिलकर बनते हैं। भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है और इसमें विष्णु की पूजा होती है। प्रश्न में दिए गए बाकी सारे संप्रदाय शैव संप्रदाय हैं। क्या आपको पता है कि कश्मीर में किस संप्रदाय का प्रभुत्व था? कमेंट बॉक्स में बताएं। धरती और समुद्र की सबसे ऊपरी कड़ी सतह को कहा जाता है? ऑप्शन 1 जलमंडल, ऑप्शन 2 भूमंडल, ऑप्शन 3 वायुमंडल, ऑप्शन 4 जीवमंडल। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूमंडल या भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई 0 से 30 किलोमीटर तक होती है। भूमंडल के नीचे मेंटल और फिर कोर आता है, जिनकी गहराई हजारों किलोमीटर तक होती है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के आयतन का 80% से भी ज़्यादा हिस्सा कौन सी परत बनाती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 167। राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। परिषद का कंपोजिशन अनुच्छेद 171 में दिया गया है। किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों से 1/3 होती है, लेकिन परिषद में 40 से कम सदस्य किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। क्या आपको पता है कि विधानसभा की स्थापना और उसका कंपोजिशन किस किस अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? कन्याकुमारी, कालीमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या कोवलम? अगर बात करें भारतीय मेनलैंड की, तो इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट नाम से जाना जाता था। यहाँ से इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप केवल 145 किलोमीटर दूर है। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले ज्वालामुखी का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मशरूम पत्थर मिलते हैं ऑप्शन 1 नदियों के डेल्टा में, ऑप्शन 2 समुद्र के किनारों पर, ऑप्शन 3 रेगिस्तान में, ऑप्शन डी हिमालय में। 2 से 3 मीटर ऊंचाई के ये पत्थर रेगिस्तान में हवा द्वारा लगातार हजारों सालों के क्षरण और अपरदन से बनते हैं। मशरूम की आकृति के कुछ पत्थर ग्लेशियर द्वारा अपरदन से भी बनते हैं।
लेकिन ग्लेशियर द्वारा बने मशरूम पत्थर दो अलग अलग पत्थरों के मिलने से बनते हैं, जबकि रेगिस्तान में ये एक ही पत्थर से बनते हैं। क्या आपको पता है कि गोखुर झील या ऑक्सबो लेक किसके द्वारा बनती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? मंगोल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर 1221 से 1327 तक बहुत से आक्रमण किए। इन आक्रमणों में मिली सफलता के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर भी आक्रमण किया और दिल्ली के बाहरी इलाकों तक भी पहुंच गए। इन आक्रमणों में ज़्यादातर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत ने इन आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब दिया और मंगोल साम्राज्य को भारी क्षति पहुंचाई। क्या आपको पता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। हरित स्वर्ण या हरा सोना कहा जाता है। ऑप्शन 1 चाय, ऑप्शन 2 कॉफ़ी, ऑप्शन 3 सोना, ऑप्शन 4 बांस। राष्ट्रीय बांस मिशन को 2006-7 में चालू किया गया था। बांस से 1500 से भी ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। चूँकि भारत बांस और उसके प्रोडक्ट का काफ़ी बड़ी मात्रा में आयात करता है, इसलिए इस मिशन का लक्ष्य देश में बांस के उत्पादन को बढ़ाना है। इस मिशन में बांस को हरे सोने की संज्ञा दी गई है। क्या आपको पता है कि बांस उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस शासक राजदूत ने विदिशा में भगवान कृष्ण की प्रशंसा में बेसनगर स्तंभ की स्थापना की थी? हेलियोडोरस, गोंडोफेरेंसे, मिलांडर या विक्रमादित्य? बेसनगर में स्थित इस स्तंभ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए लेखों को पढ़ने से पता चलता है कि यह वासुदेव को समर्पित है। इसकी स्थापना तक्षशिला के राजा एंटिओक्लिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने 113 ईस्वी में की थी। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के शासनकाल में आया था। क्या आपको पता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। विश्व में जूट की खेती में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं? जूट का उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में भारत और बांग्लादेश में किया जाता है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन और इसकी सबसे ज़्यादा खपत दोनों ही भारत में होती हैं। अगर बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी के जूट की, तो वो हमें बांग्लादेश से मिलता है। कुछ मात्रा में जूट को चीन में भी उगाया जाता है। क्या आपको पता है कि चाय के निर्यात में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह को, नानक को, बारबकशाह को या अमीर खुसरो को? अमीर खुसरो ने खुद को भारत का तोता या तूतीय हिंद नाम से बताया था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको उर्दू साहित्य और कव्वाली का पितामह भी माना जाता है। शालीमार बाग के प्रसिद्ध शिलालेख में इन्होंने कश्मीर को धरती की जन्नत बताया और यहाँ लिखी गई लाइनें आज भी प्रसिद्ध हैं। क्या आपको पता है कि ये प्रसिद्ध शालीमार बाग कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। सूरज की रोशनी की वजह से वायुमंडल की जो परत चमक उठती है उसे कहते हैं? ऑप्शन 1 जल मंडल, ऑप्शन 2 प्रभा मंडल, ऑप्शन 3 क्षोभ मंडल, ऑप्शन 4 आयन मंडल। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में वायुमंडल की ऊपरी परत में मौजूद हवा के परमाणु आयनित हो जाते हैं और इस तरह ये आयन मंडल का निर्माण करते हैं। आयन मंडल की वजह से ही पृथ्वी पर रेडियो संचार मुमकिन हो पाता है और इसी वजह से आपको अरोरा भी दिखाई देता है। क्या आपको वायुमंडल की सारी परतों के नाम पता हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किन मौर्य शासकों ने बराबर की गुफा को दान में दिया था? ऑप्शन 1 बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 बिंदुसार और अशोक, ऑप्शन 3 अशोक और दशरथ, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक।
ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित हैं। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं और इसके पास ही नागार्जुनी पहाड़ी पर भी 3 गुफाएं स्थित हैं। बराबर की गुफाओं में प्रियदसी नाम और नागार्जुनी गुफाओं में देवा नाम प्रिय दशरथ का नाम मिलता है। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं को अशोक और दशरथ ने दान दिया था। क्या आपको पता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? ऑप्शन 1 क्षोभ मंडल, ऑप्शन 2 बाह्य मंडल, ऑप्शन 3 आयन मंडल, ऑप्शन 4 समताप मंडल। पृथ्वी से वायुमंडल की तरफ छोड़ी गई ऊंची फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगें आयन मंडल से टकराकर वापस धरती पर आती हैं, जिसकी वजह से हम रेडियो तरंगों को बहुत दूर तक भेज सकते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस तकनीक का प्रयोग 1920 के दशक से होता चला आ रहा है, लेकिन आयन मंडल की संरचना लगातार बदलते रहने की वजह से यह तकनीक बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है। क्या आपको पता है कि रेडियो की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक समय के बारे में बताता है? ऑप्शन 1 अशोक का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन 2 रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन 3 मस्की घोषणा, ऑप्शन 4 कंधार का निचला शिलालेख। गुजरात के गिरनार पहाड़ियों पे 150 ईस्वी का अशोक का शिलालेख मिला है। इसमें 20 लाइनें हैं, लेकिन शुरुआत की 16 लाइनें काफ़ी डैमेज हैं। शुरुआती लाइनों में चंद्रगुप्त के शासनकाल में वाटर मैनेजमेंट और नहरों को लेकर किए गए काम का जिक्र है। चूंकि ये शिलालेख जूनागढ़ में मिले हैं, इसलिए इसको जूनागढ़ शिलालेख भी बोलते हैं। लेकिन ये रुद्रदमन कौन था जिसके ऊपर इस शिलालेख का नाम पड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्न में से किस देश से प्रेरित है? फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड या जर्मनी? नागरिकता 2 प्रकार की होती है। एकल नागरिकता में आपको देश की नागरिकता मिलती है, लेकिन दोहरी नागरिकता में आपको आपके देश और आपके राज्य दोनों की नागरिकता मिलती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। क्या आपको पता है कि किन देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मौर्य काल में विदेशी विषयों को निम्न में से कौन सा अधिकारी देखता था? ऑप्शन 1 महासामधिकार, ऑप्शन 2 प्रदेशिका, ऑप्शन 3 राजुक, ऑप्शन 4 युक्ता। मौर्य शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी। वैसे तो सारी शक्तियां राजा के पास होती थीं, लेकिन राजा की मदद के लिए एक मंत्रिमंडल भी होता था। इस मंत्रिमंडल के मुखिया को मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कहा जाता था। इनमें राजुक भूमि मापन, युक्ता रेवेन्यू और महासामधिकार विदेश से संबंधित विषयों को देखता था। क्या आपको पता है कि प्रदेशिका किन चीज़ों पर नज़र रखने का काम करता था? कमेंट बॉक्स में बताएं।